Hello students. Hello students. So this is Hitesh Garg, mathematics faculty working in industry since last 8 years. Yeah, this is Harsh Gupta. I'm working in the IIT JEE NEET segment from 10 to 12 years. So आज हम शुरुआत करेंगे जैसा अभी 12 तारीख को आज ही आखिरी पेपर था CBSE का। अब हमारे पास 2-3 तरह की कैटेगरी है बच्चों की। जेईई मेन का जो रिजल्ट्स आए हैं फर्स्ट सेक्शन के उसके अकॉर्डिंग, तो उसमें जैसे बच्चों के अलग अलग परसेंटाइल आए हैं जो भी इन जनरल क्वालिफाई करते हैं 90 परसेंटाइल से ऊपर वाले। तो एक कैटेगरी हम बात करते हैं जो 90 परसेंटाइल से 95 के बीच में है, कुछ बच्चे जो 95 से 99 के बीच में है, और तीसरी कैटेगरी जो 99 के ऊपर। तो उनके लिए हम अलग अलग कैसी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए उनकी पढ़ाई को लेके, आगे जेईई मेन सेशन 2 को लेके या जेईई एडवांस को लेके, उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सब्जेक्ट को भी स्पेसिफाई कर दें। मैं देखता हूँ केमिस्ट्री और सर देखते हैं मैथ्स, तो हम दोनों थोड़ी सी बातें जो करेंगे अपने अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग करेंगे, ओवरऑल भी बातें होंगी। अब जैसे थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में बात करा जाए तो थोड़ा सा परसेप्शन ये रहता है कि तीनों में थोड़ा सा इजी माना जाता है, स्कोरिंग माना जाता है। और थोड़ा सा मैं पैटर्न बता दूं जो लोग नए हैं, मतलब बेसिकली तो ये सारी वीडियो जो है फोकस्ड है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इन सब चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं। बट हाँ, अगर पेरेंट्स वगैरह रिलेट करना चाहें तो हमारा 300 मार्क्स का पेपर होता है। 100 मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है विद नेगेटिव मार्किंग इन सम सेगमेंट, और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है, वो बच्चों को डिटेलिंग पता है। उस अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कुछ ना कुछ 300 में से एक 160-170 के ऊपर का स्कोर एक डिसेंट स्कोर माना जाता है इसमें, ओवरऑल अगर टोटल की बात की जाए। पर हाँ, ये पूरा जो सिस्टम है परसेंटाइल में डिवाइडेड है। परसेंटाइल का सर बताएगा कैसा क्या होता है। जैसे परसेंटाइल में हमारे पास जो सिनेरियो रहता है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम परसेंटेज जो स्कूल्स में जनरली रहता है कि आपके बोर्ड एग्जाम जो रहते हैं तो उसमें आपके 100 में से अगर 80 मार्क्स आए तो इट इज़ 80%, 90 आए तो 90%। बस परसेंटाइल में बोला जाता है कि इफ़ देयर आर 100 स्टूडेंट्स तो उसमें जो फर्स्ट स्टूडेंट है, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने वाला जो स्टूडेंट है उसको 100 परसेंटाइल मिलेगा, और जो सेकंड नंबर पे आया स्टूडेंट उसको 99%। मतलब अगर आपके 99 परसेंटाइल है दैट मीन्स 99% लोग आपसे पीछे हैं। जितने भी आपके स्टूडेंट्स अपीयर किए हैं आपके पर्टिकुलर एग्जाम में या जेईई मेन की बात करते हैं उस शिफ्ट के अंदर, तो इतने परसेंट स्टूडेंट पीछे हैं आपसे। इस तरह से परसेंटाइल डिफाइन होता है। तो अगर आप मतलब कई सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई इतना परसेंटाइल कहाँ से लाएंगे, तो इट्स नॉट एग्जैक्टली परसेंटेज। ऐसा नहीं कि आपको 100 में से 99 नंबर लाने हैं इस तब आपको 99 परसेंटाइल मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको बाकी 99% बच्चों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना है, दैट इज़ व्हाट परसेंटाइल इज अबाउट। तो जैसे हम बात बहुत सारे बच्चे ना रॉन्गली अप्रिशिएट भी हो रहे हैं इस परसेंटाइल के चक्कर में, पेरेंट्स खुश हो रहे हैं 99% आया तो बहुत सारे पेरेंट्स को अभी तक नहीं पता है थोड़ा सा परसेंटाइल का मतलब। परसेंटाइल का थोड़ा सा मैं अगर वर्बली बता दूं तो आपको लाइक अगर फॉर एन एग्जांपल अगर 10 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं तो अगर 95 परसेंटाइल है तो 50,000 बच्चे है ना, 50,000 बच्चों के अंदर रैंक आएगा आपका। ये एक थोड़ी सी कैलकुलेशन है। और 50,000 रैंक में कुछ रीजनल कॉलेजेस मिल सकते हैं आपको, तो ओवरऑल ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है। हाँ, पर ओवरऑल अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए और अच्छी अपनी चॉइस की स्ट्रीम चाहिए तो 98 परसेंटाइल से ऊपर होना चाहिए आपका स्कोर। पसंद की जैसे हमारे पास मेनली हम जैसे एडवांस के हिसाब से IITs की बात करते हैं और मेन के हिसाब से मेनली NITs और IIITs प्रेफर करते हैं। तो अभी IIITs और NITs जो है, NITs अलग अलग रेंज में है, IIITs भी बहुत सारी हैं। तो अब जब बात करते हैं कि टॉप की NITs, टॉप की IIITs, तो उसके लिए फिर आपको 99 से भी बहुत 99 पॉइंट से और 99.6 इस तरह से आपको परसेंटाइल चाहिए होता है। बट अगर आप बात करोगे कि थोड़ा सा नीचे आ सकते हो, है ना, कुछ और NITs की बात कर सकते हो तो थोड़ा सा रैंकिंग में नीचे आती है, जहाँ पे उतना कंपटीशन नहीं है उनका NITs के लिए, थोड़ा सा आउटर में है, दूर में है, थोड़ा सा वैसा भी फ़र्क पड़ता है, लोकेशन का भी फ़र्क पड़ता है किसी भी कॉलेज में। तो उसके लिए फिर हमारे पास थोड़ा सा कम परसेंटाइल होता है तो भी हमें वहाँ पे मिल जाती है चॉइस। बट अगेन इट ऑल अबाउट ब्रांच एंड कॉलेज, इनका कॉम्बिनेशन चाहिए, लोकेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वैसे भी है। तो अभी एक बार हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कैसे 90 परसेंटाइल जो 90 के ऊपर लाया है, जो 90 95 के बीच में,
उन बच्चों के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि वो अपना इम्प्रूव कर पाए जेई मेन में, और आगे जेई एडवांस के लिए भी वो कोशिश कर पाए कि हम अच्छे से अच्छा कर पाए। हाँ जी, तो देखिए अभी जैसा कि मैं थोड़ा सा बता दूं कि थोड़ा जो शिफ्ट्स में पेपर होता है मेंस का, फर्स्ट शिफ्ट हो चुकी है जनवरी में, अब जो होनी है शिफ्ट नहीं, उसको अटेम्प्ट करेंगे, है ना, सेशन जो एक सेशन जनवरी में हो चुका है और जो सेकंड सेशन है वो अप्रैल में होना है, ठीक है। तो जो इन दोनों में बेस्ट मार्क्स होंगे उनके अकॉर्डिंग क्या होता है सीट मिलेगी और उसके अकॉर्डिंग ही वो कंसिडरेशन होगा। तो जो भी बच्चे लैक करा है या अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वो नहीं कर पाए हैं, तो वो अपना जो स्कोर है तीनों सब्जेक्ट्स में भी और ओवरऑल भी इम्प्रूव कर सकते हैं अप्रैल अटेम्प्ट में। तो थोड़ी सी स्ट्रैटेजी ये रहेगी, जो 90 परसेंटाइल जिसका 90 परसेंटाइल के आसपास है, थोड़ा सा हम डिवाइड कर देते हैं 90 to 95, 95 to 98 और समथिंग एंड अबव दैट, ठीक है। मैं थोड़ा सा ये बताऊंगा कि 90 to 95 को प्योरली अभी मेंस पे फोकस करना चाहिए एज पर ओवरऑल। अगर हम सिनेरियो की बात करें, हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि आप एडवांस नहीं कर सकते या आप आईआईटी में नहीं पहुंच सकते हैं, पर हम अगर स्टेप बाय स्टेप चले तो वो इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर देम एक्चुअली। बिकॉज होता क्या है ना कि जब आप जेई एडवांस के लिए दिमाग लगाते हो तो जेई मेन में अगर आपका स्कोर डाउन रहता है तो आपके पास कोई एक बैकअप नहीं रहता है। जेई मेन पहले हो रहा है तो हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन रहता है कि हम जेई मेन से एक अच्छा स्कोर लाके एक अच्छा एटलीस्ट एनआईटी या IIIT सिक्योर कर ले, तो उसके बाद फिर हम एडवांस में ज़्यादा फ्री माइंड से प्रिपेयर करके और बेटर कॉलेज के लिए अपनी प्रिपरेशन को प्रोग्रेस कर सकते हैं। स्टिल क्योंकि 2 महीने बाकी होते हैं सेकंड सेशन और एडवांस के बीच में। हाँ, करीब 2 हाँ, बाकी। तो वैसे करके वो जैसे अभी तो फिलहाल कई सालों से तो चीज़ें बहुत चेंज होती है, कोरोना आ गया, पहले अब जाके इस साल से थोड़ा सा फिक्स चल रहा है सिनेरियो, तो बट ठीक है जैसा भी है। तो मेन हमें ये चीज़ देखते हैं कि वो प्रिपरेशन करें कैसे। हाँ, ठीक है। तो प्रिपरेशन अभी हम थोड़ा बाइफरकेट जैसा अभी हमने किया 90 to 95 वालों के लिए। देखिए पता है बहुत सारे बच्चों से हम मिले और सबके जो इनपुट से हमने लिए, जो मैं जिनको पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 98 आएगा, उनका 99 भी आ सकता है, और वो कहीं ना कहीं 90, 89, 91, 92 पे सिमट के रह गए। तो उनके लिए स्ट्रैटेजी और उन्होंने जो आके प्रॉब्लम डिस्कस की वो हमसे ये की कि जो क्वेश्चंस फॉर्मूले हमें पता थे, क्वेश्चंस का वे ऑफ डूइंग भी हमें पता था, पर हम उस रियल टाइम पे हम उस कैलकुलेशन को परफॉर्म नहीं कर पाए। बेसिकली मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो ऐसी प्रॉब्लम फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इनकाउंटर होती है, और तो वो वहाँ पर ये लैक किया है। तो मेरी तरफ से सलाह ये है कि अब जो आपको उन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है वो बहुत टाइम बाउंड मैनर में करनी है। लाइक आपको 20 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन सिलेक्ट करने के बाद आपको 20 मिनट या 30 मिनट का टाइम स्लैब ले लेना है, और बिना कैलकुलेटर के, ये बात बहुत ही ज़्यादा अंडरलाइन करूँगा मैं, बिना कैलकुलेटर के, क्योंकि ये हमारी थोड़ी सी आदत पड़ चुकी है बच्चों को कि घर पे जब प्रैक्टिस करते हो तो कैलकुलेटर के साथ करते हैं। बिना कैलकुलेटर के आप अपनी पूरी कैलकुलेशन परफॉर्म करें और आंसर को मैच करें कि आप उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आप वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सर कैसा रहता है, मतलब जैसे बच्चे जो है वो पहले भी प्रिपरेशन किए होंगे, तब भी वो प्रैक्टिस किए होंगे, Exactly. उस प्रैक्टिस में और इस प्रैक्टिस में क्या फ़र्क आना चाहिए, जिससे कि बेसिकली अगर हम ऐसे सोचे कि ये प्रॉब्लम अगर बच्चों को हुई कि उनको आता था क्वेश्चन जब भी वो कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दिए, ऐसे कुछ कर दिए, तो उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न एक तो एग्ज़ाम एंजाइटी हो सकता है। लाइक कई बार हम क्या करते हैं, एक छोटी सी कैलकुलेशन हमें ऐसा लगता है जब हम क्लास में सॉल्व कर रहे होते हैं या फिर जब हमारे पास टाइम होता है ना एग्जाम में, तो बच्चे की जनरल साइकोलॉजी क्या होती है कि अरे ये वैल्यूज मैंने एसिस में डालनी है, आंसर तो आ ही जाना है, ठीक है। वो करके नहीं देखता, और करके देखता है तो कैलकुलेटर से करके देखता है, ठीक है। तो वो कमियां वहां भी रहती हैं, ठीक है। उस टाइम उस बच्चे को एड्रेस इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि उसको बहुत लाइट लेता है कि यार तो हो ही जाना है, तो वो एग्जाम इन मोमेंट में वो नहीं हो पाता उसको। देखो मैं तो स्टूडेंट्स को जब भी है स्टार्टिंग में पहले ही दिन जब क्लास स्टार्ट होती है 11 में बच्चा पहली बार आता है, तभी मैं ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोल देता हूँ कि भाई आप तैयारी किसके लिए कर रहे हो, पहले ये क्लियर कर लो। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई मेन एडवांस जो भी एग्ज़ाम है, क्या उन एग्ज़ाम्स में कैलकुलेटर अलाउड है? नहीं अलाउड है, तो आपकी प्रिपरेशन में कैलकुलेटर का यूज़ कैसे जस्टिफाई करना है? यू कैनॉट जस्टिफाई एट ऑल, किसी भी कैलकुलेशन के लिए जस्टिफाइड नहीं है, बिकॉज अगर किसी क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ रही है दैट मीन्स वो क्वेश्चन जेई एडवांस के अकॉर्डिंग है ही नहीं। क्योंकि जेई एडवांस में अगर कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती
तो वहाँ पे अलाउड होता। जब जब जरूरत है ही नहीं की तरह एग्जैक्टली जरूरत है ही नहीं तो आपको जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा अगर वो मेन एडवांस के रिलेटेड है तो उसको आपको बिना कैलकुलेटर के ही करने की तो बस तैयारी जरूरी है। हाँ, तैयारी के टाइम बस अपने आप को मिसगाइड करने वाली बात है कि हाँ हमने 50 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, कैलकुलेटर की हेल्प से, जो बिल्कुल भी किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं है। पर हाँ, हम आपकी डिस्कशन कर रहे हैं कि उस टाइम आपने क्या मिस्टेक की, और हाँ वो मिस्टेक अभी रिपीट ना हो, इसलिए हम आपको क्या कहते हैं कॉन्शियसली लाइक एकदम से हम आपको बता रहे हैं कि हाँ अभी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब शायद आपको नेक्स्ट टाइम ना मिलो, नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो एक साल खराब करने के बाद मिलेगा, तो उन सब चीज़ों से बचना है। तो भाई तो बिकॉज आप 90 से 95 परसेंटाइल में जो रहते हैं उनको फिर ये रहता है कि अगर उन्होंने इम्प्रूव नहीं किया तो फिर जेई मेन से उनको कुछ खास फ़ायदा नहीं होता है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि हमें बिल्कुल स्ट्रांगली अपने आप को प्रिपेयर करना है कि जो गलतियाँ हमने की, क्योंकि 90 से 95 का मतलब हुआ कि आप थोड़ा सा पीछे रह गए हो, जहाँ पे कि आप एक अच्छा कॉलेज कॉट कर सकते थे, पकड़ सकते थे, बट आप नहीं कर पाए, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स रही होगी। हो सकता है कि कोई एक आध पार्ट जो है जो आपने गलत कर दिया वहाँ पे, जैसे हम मैथ की अगर बात करें तो मैथ के जैसे स्टूडेंट्स को रहता है कि कई बार एग्ज़ाम में कोई भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आया, वो पता था कैसे करना है बट एग्ज़ाम में दिमाग नहीं चला, कुछ को नर्वसनेस का इशू रहता है, कुछ रहता है अगेन जो सिली मिस्टेक्स सर बोल रहे हैं, तो कैलकुलेटर वाला इशू तो यहाँ पे भी रहता है, बट स्टिल कैलकुलेटर को अगर हम इग्नोर भी करते हैं तो स्टिल सिली मिस्टेक्स बहुत सारी होती है। सिली मिस्टेक्स वैसे भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों की, मैं तो बोलता हूँ कि एक बीमारी है, ठीक है, जिसको मैं बोलता हूँ है, जिसका कोई सच अगर हो जाए आपको तो फिर उसका डायरेक्ट कोई इलाज नहीं होता है ना। इसका इलाज जो होता है वो होम्योपैथी की तरह होता है, धीरे धीरे अगर आप, ठीक है। तो व्हाट इज टू बी डन इज कि आप जब भी क्वेश्चंस करो तो मेक श्योर कि आप पूरा ध्यान उसी क्वेश्चन में लगाओ, बाकी सब चीज़ों के ऊपर दिमाग मत लगाओ। कि जब आपका ध्यान भटकता है इधर उधर, है ना, क्वेश्चन ये कर रहे हो बट सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो मेरे पापा क्या बोलेंगे, है ना, मेरे दोस्त मेरे से आगे निकल जाएंगे, है ना, ये सब टेंशन लेके चलते हो, तो इसी चक्कर में आपका जो क्वेश्चन में ध्यान है वो आपका डाइवर्ट होता है तो आपका मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि अभी हमारे पास जितना टाइम है उसके अंदर हम यही कोशिश कर सकते हैं कि क्वेश्चन करते टाइम आप पूरा उसमें कंसंट्रेट करें जो आप क्वेश्चन कर रहे हो, देन ओनली यू कैन रिड्यूस योर मिस्टेक्स। और एक स्ट्रैटेजी मैं और डिस्कस करता हूँ बच्चों के साथ और आपके साथ। सर कुछ बच्चे आते हैं हमारे पास तो कहते हैं कि सर आज पेपर खत्म हुआ है 12 तारीख को, और हमारा जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक से शुरू होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, अब हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है कि हम चैप्टर वाइज अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करूँ तो 300 क्वेश्चन हर टॉपिक के हैं, तो इतना टाइम तो नहीं है। तो मैंने उनको एक स्ट्रैटेजी दी कि आप 2 से 3 ईयर को सिलेक्ट कर लो, 2021, 22, 23, और उनके क्वेश्चन छांट के कर लो, जिससे ऐसा होगा कि 20, 25, 30 क्वेश्चन आप हर चैप्टर के ही कर लोगे, तो आपसे कोई चैप्टर अनटच नहीं रहा। तो उस अनटच ना रहने का बेनिफिट ये होगा कि अगर उस चैप्टर से ईजी आता है क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करने लायक हो जाते हैं। आपको अभी हर चैप्टर की मास्टरी नहीं हो पाएगी इस ड्यूरेशन में, ठीक है। मैं उन लोगों के लिए बातें कर रहा हूँ जो 90 to 95, 89, इनफैक्ट 85 से ऊपर भी हैं, वो इस स्ट्रैटेजी के साथ 99, 98 तक पहुँच सकते हैं। तो ये वाली तैयारी भी करके देख सकते हैं और फ्रूटफुल हो सकती है। मेनली इस बार के लिए तो आई वुड सजेस्ट कि 2024 क्वेश्चन पेपर उठाएं, अगर वो मार्केट में मिल जाएगा ऑनलाइन, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल, क्योंकि सिलेबस में बहुत सारा चीज़ हुआ है। हाँ वो भी ज़्यादा पुराने पेपर्स में आपको हो सकता है कि थोड़ा सा स्पेलिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा छांटना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको थोड़ा काम कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, और एग्जैक्टली सिलेबस चेंज के बाद जिस पैटर्न में क्वेश्चन आ रहे हैं उसके ऊपर आप वर्क करते हो, वो भी कर सकते हैं। उसके लिए 2024 हाँ मतलब आपने एग्जाम दिया तो वो एक ही पेपर दिया है ना, एग्जैक्टली। और 2-3 सालों में अगर मैं कह रहा हूँ तो अगर 1 साल का आपको कम लग रहा है तो इंक्लूडिंग दिस ईयर आप 2-3 ईयर और चूज कर। बिल्कुल। एंड अभी हमारे पास जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग कितने, जैसे कि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर मेरे ये चैप्टर्स छूट गए थे, कंप्लीट नहीं हो पाए थे, तो क्या वो पूरा बिल्कुल जीरो से पढ़ना सही है या नहीं है, इसके ऊपर बच्चे पूछते हैं। तो सर इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? जीरो से पढ़ना सर पूरी तरह तो फ्रूटफुल अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि टाइम को देखते हुए मेंस का अटेम्प्ट मुश्किल से 20 से 25 दिन रह गए, है ना। मतलब जो बिल्कुल नील पड़ा हुआ है आपका, जो बिल्कुल अनटच्ड पोर्शन है, हाँ आप उसकी जीरो से शुरुआत कर सकते हैं, उसको वहाँ तक पहुँचा सकते हैं।
कि हाँ एक मीडियोकर लेवल का या एक इजी क्वेश्चन आएगा तो हम अटेम्प्ट कर सकेंगे। जैसे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने में उनको एफर्ट ज़्यादा लगेंगे, टीचर की भी ज़रूरत पड़ेगी। मैं टॉपिक वाइज जीरो से शुरू करना कर रहा हूँ, ओवरऑल तो कोई बेनिफिट लगता नहीं है तो। जैसे चैप्टर वाइज अगर कोई एक चैप्टर है, जैसे अगर हम मैथ के अंदर बात करें तो स्टूडेंट बोलता है कि सर मुझे मैट्रिसेस बिल्कुल भी नहीं आता है, तो उसको अगर आप पढ़ने बैठोगे तो पहली बात तो आपके कोई कंसेप्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यू हैव टू कम्प्लीटली रीड एवरीथिंग। अच्छा। और खुद से पढ़ के तो इतना आसानी से समझ में आता भी नहीं है कुछ, नहीं कोई बहुत अच्छे रिसोर्सेस हमारे पास नहीं है जिससे आप खुद से पढ़ के वो पूरा सीख जाओ, तो उसके लिए आपको फिर टीचर के पास भी आना पड़ेगा। हालांकि टीचर्स अवेलेबल किसी के पास होते भी है, किसी के पास नहीं भी होते हैं, है ना, बट स्टिल मेरा ये मानना है कि आपके जो चैप्टर्स हैं, है ना, आप उनको एक बार अच्छे से एनालाइज करो। हर सब्जेक्ट में हर एक चैप्टर के 3 कैटेगरीज में बोलता हूँ। एक कैटेगरी होती है जैसे क्वेश्चन जिनको देख के आपको अच्छा फीलिंग होता है, यू फील कि हाँ ये क्वेश्चन आया, आई एम हैप्पी, है ना, अंदर से खुशी आती है। दूसरी कैटेगरी होती है जिसको देख के हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, शक होता है, कंफ्यूजन होता है, कोशिश करते हैं क्या पता हो जाए। ऐसा भी नहीं लगता है कि भाई नहीं हो पाएगा, ऐसा भी नहीं लगता है कि हाँ हो जाएगा, देयर इज समथिंग इन बिटवीन। तो वो हमारे पास कैटेगरी भी होगा। तीसरी कैटेगरी अगर हम बात करें जिसमें जिसको देख के लगता है यार क्या क्वेश्चन आ गया है, हाँ जिसकी लेंथ देख के भी छोड़ देते हैं, लेंथ या फिर जो भी क्वेश्चन पढ़ के यार ये कौन सा चैप्टर आ मिक्सिंग ऑफ गया, कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। जो भी मान लो कोई एक चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है, उसका क्वेश्चन आ गया तो आपको देख के लगेगा भाई ये क्या आ गया, है ना, या देख के आपको बिल्कुल कुछ भी हवा नहीं लग रही है कि क्या हुआ। तो इस तरह के तो ऐसे 3 पार्ट है। तो ऐसे जो चैप्टर्स हैं आपके पास जिनमें आपको फर्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं, तो वो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, उनको सिर्फ रिविजन पे वर्क करना है। जो सेकंड कैटेगरी के हैं जिसका आपको कंफ्यूजन लगता है, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए आप और उस तरह के उस चैप्टर्स पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि उन पे पकड़ बनाना ज़्यादा आसान है, क्योंकि उसमें आपको हल्का फुल्का कॉन्फिडेंस है, उसको स्ट्रेंथन किया जा सकता है बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ दैट पर्टिकुलर। क्योंकि जैसे आपके मान लो कि 24 के क्वेश्चन तो उतने नहीं मिलेंगे, बट उससे पहले के जो ईयर्स के क्वेश्चन है वो आपको चैप्टर वाइज भी मिल जाएंगे। तो उस पर्टिकुलर चैप्टर जिसमें भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है कि हाँ आता है और ठीक से नहीं आता है, उनके आप क्वेश्चन उठाओ, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो उनको प्रायोरिटी दी जाए, जो आप बोल रहे थे उसी में ऐसे चैप्टर्स को प्रायोरिटी दी जाए जिसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो दैट विल बी वेरी मच मोर फ्रूटफुल, जल्दी रिजल्ट मिलेगा उससे आपको। और थोड़ा सा केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो थोड़ा सा सेगमेंट वाइज बच्चे अगर आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा ठीक होगा। लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इन वन गो को पूरा रिवाइज करें, बिकॉज इट इज़ वेरी मच इंटरकनेक्टेड। 11th क्लास के और 12th क्लास के जो दोनों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बहुत सारे रिएक्शंस उसकी कॉमन है और इंटरकनेक्टेड हैं, तो जब भी आप रिवाइज करें तो उसको सारे को एक ही पोर्शन मान के काम करें, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर होगा उसकी बहुत सारी रिएक्शन ऐसी है, वोल्केस्टर हो गई, क्लीवेशन रिएक्शन हो गई, वो एग्जैक्टली एल्डिहाइड्स में भी रिपीट होती है, और उसकी बहुत सारे रिएक्शंस हैं, तो ऐसे जो विचुअलिज्म है वो बहुत काम आएगा, ठीक है। और यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री के भी कुछ चैप्टर जैसे कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल रेडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत कनेक्टेड है, ठीक है, तो उनकी एक साथ तैयारी करें। मोल कॉन्सेप्ट और सोल्यूशन चैप्टर बड़ा इंटरकनेक्टेड है, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स इक्विलिब्रियम थोड़ा सा कनेक्टेड है, तो इनके साथ साथ ऐसे प्रिपरेशन करें, एटलीस्ट थ्योरी तो एक साथ ही पढ़ लें, जिससे कि थोड़ा कॉन्टिन्यूशन आपको फील हो, है ना। और केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम एक साथ पढ़ें, तो इस तरह से आप थोड़ा सा इसको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं चीज़ों को। और क्या रह गया, हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया गया, केमिकल केमिस्ट्री बताया गया, तो इस तरह से हम थोड़ा सा सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। हाँ, जब हम जहाँ तक की बात इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, मैं ओवरऑल ही बात कर रहा हूँ, ये वाली जो मैंने अभी बातें बोली हैं सारी सेगमेंट वाइज जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये जो बातें हैं ये सब तरह के स्टूडेंट्स के लिए हैं। 90 to 95 हम वैसे तो हम कैटेगराइज करके 90 to 95 की बातें कर रहे हैं, पर ये वाली बातें सबके लिए हैं। ऑर्गेनिक के लिए जो मैंने बताया, जो फिजिकल के बताया, और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रिक्टली बहुत सारा पोर्शन में वैसे ही डिलीट हो चुका है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन से, पर जो भी बचा हुआ पोर्शन है वो बहुत ही लॉजिकल वाला बचा हुआ है, उसमें मतलब मगिंग पार्ट बहुत कम है, लाइक केमिकल बॉन्डिंग बचा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बचा है, तो वो बहुत अच्छी तरह से करें। और जो भी चीज़ें लाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा एनसीईआरटी को क्या कहते हैं फ्रेमवर्क बना के उसको पढ़ें तो ज़्यादा मतलब फ्रूटफुल होगा, तो ये थोड़ी सी कॉमन स्ट्रैटेजी है। तो सर मुझे लगता है कि 90-95 करने के लिए आइडिया मिल गया है, तो अगर हम 95 से 99 के बीच के जो स्टूडेंट हैं उनकी अगर बात करें तो उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी हमें सही लगती है?
90 टू 95 से लेकर 98 के लिए हम ये मान के चल सकते हैं कि उन्होंने, जैसा मैंने एक क्या कहते हैं एनालिसिस है कि उन्होंने पर टॉपिक है ना उन PYQ ठीक ठाक कर रखे हैं। और मेरे हिसाब से एक रफ और रॉ आइडिया दे रहा हूँ मैं, 150 टू 200 क्वेश्चन तो उन्होंने पर टॉपिक करे हैं, चाहे डायरेक्टली करें चाहे इनडायरेक्टली करें, चाहे PYQ की फॉर्म में करें चाहे कैसे भी करें, और उनको एक थोड़ा नॉलेज है पूरे टॉपिक की, फिजिक्स केमिस्ट्री। हाँ, कोई ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक में वीक हो तो वो उस पर काम करे। हाँ, अब यहाँ पर पता है मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 95 से लेकर 98 वाले हैं, वो एक्चुअली कहीं ना कहीं किसी एक सब्जेक्ट में फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो उनका एक सब्जेक्ट खराब हुआ है उस वजह से, क्योंकि वो बच्चे उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है, उस एक सब्जेक्ट की वजह से वो 99 को क्रॉस नहीं कर पाए। तो वो उस पर थोड़ा फोकस करें, 5-7 दिन बहुत ही लग कर कोशिश करें, क्योंकि उनका जो इंटेलेक्ट है और जो उनका लेवल है और जो उनको समझने की एबिलिटी है वो एक अच्छी एबिलिटी है, जो उन्होंने 2 सब्जेक्ट अच्छे कर रखे हैं, तो उस तीसरे पे फोकस करें अच्छी तरह। जनरली ये मैथ्स के साथ होता है, ठीक है सर, आपको बुरा लगेगा बट थोड़ा सा मैथ्स के साथ होता है। ऐसा कुछ नहीं है, मेनली जैसे रहता है कॉम्बिनेशन में रहता है, ठीक है, जैसे कि मैथ और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन बहुत ही रेयर मिलता है। या तो फिजिक्स केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन बनता है, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स रहता है फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छा है, मैथ में प्रॉब्लम है, या रहता है मैथ और फिजिक्स अच्छा है, केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है ना। तो फिजिक्स कॉमन रहता है जनरली बीच में, हाँ जनरली स्टूडेंट्स कर पाते हैं। तो तीसरे पे थोड़ा काम ज़्यादा करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और अपने वीकनेसेस को वो कम करें, क्योंकि उनको ओवरऑल सारी चीज़ें पता है। हाँ, उनको थोड़ा सा अब क्या करना है, उनको वही थोड़ी सी स्ट्रैटेजी पहले वाले की तरह है, टाइम फ्रेम में कम टाइम में जल्दी से क्वेश्चन, क्योंकि उनको कुछ क्वेश्चन आते हुए छूटे हैं, ये कंफर्म है, जैसा एनालिसिस और जैसे हमने और लोगों से बातें करी, लोगों से बातें करी, तो उन सब पर्टिकुलर चीज़ों पर फोकस करें। मेरे जैसे मैं भी देखता हूँ कि 95 से 98 वाले जो बच्चे हैं उनकी जेई मेन के हिसाब से एक बार के लिए कुछ परसेंटाइल आ चुकी है, तो मुझे लगता है कि उनको मेन प्लस एडवांस को साथ में लेके चलना चाहिए, बिकॉज उनके पास एक अच्छा चांस रहता है कि हाँ वो जेई मेन में एक बार के लिए ठीक ठाक कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, बट साथ साथ में अगर वो एडवांस पे अच्छे से दिमाग लगाते हैं तो दैट हेल्प्स देम, हाँ, बिकॉज बाद में एडवांस के लिए थोड़ा टाइम कम बचता है, तो अगर आप साथ साथ में करोगे तो ऐसा नहीं है कि जेई मेन बिल्कुल इग्नोर कर देना है, जेई मेन और एडवांस का कॉम्बिनेशन बैलेंस बना के चलना है। हाँ, अब कई सारे का ये रहता है कि सर मेन और एडवांस की पढ़ाई में फ़र्क क्या है, तो उसको सेम ही है, तो फ़र्क बेसिकली रहता है क्वेश्चन के टाइप पे, लेवल ऑफ क्वेश्चन पे, तो ये तो सेम ही है। अब तो और भी ज़्यादा सेम हो गए, पहले तो कुछ कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स भी थे जेई मेन में, बट अब तो वो सारे हटा दिए हैं, एटलीस्ट मैथ की बात करें तो अब तो मेनली सारे चैप्टर्स सेम ही है, कॉमन है ना, मेन और एडवांस में थोड़ा ज़्यादा है बेसिकली, है ना। जैसे कोनिक सेक्शंस में जो भी आपका कॉर्नर ज्योमेट्री है उसमें बात करो तो टेंजेंट नॉर्मल्स वगैरह सब जेई मेन से हट गए, बट एडवांस में तो है अभी भी। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हो सकता है कि जेई मेन के हिसाब से आपने उतना अच्छे से ना की हो, तो वो सब आप थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लेके, इंट्रोडक्शन लेके उसके ऊपर थोड़ा वर्क कर सकते हो, ताकि जब आपका जेई मेन का सेशन 2 कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद एडवांस के लिए आप क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कर पाए, रादर देन गेटिंग इनटू सम न्यू थिंग्स जो कि अदरवाइज आपने ठीक से नहीं पढ़ी थी। चीज़ें आपको सारी पता हो तो एडवांस की प्रिपरेशन में आपको मेन क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना होता है, जितने ज़्यादा अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर पाओगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। तो इसके लिए एडवांस के लिए साथ साथ थोड़ी थोड़ी सी प्रिपरेशन आपको स्टार्ट रखनी चाहिए अलॉन्ग विद जेई मेन। और 95 से लेकर 98 वालों के लिए थोड़ा सा एक काम और बढ़ेगा अभी, कि जो डिलीटेड पोर्शन मेंस का है वो उन्हें थोड़ा थोड़ा शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि एडवांस में वो एज इट इज़ है, तो उस चीज़ को थोड़ा थोड़ा लेकर शुरू करें। फुली फ्लेजिडली तो नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी उनको मेंस पे ही फोकस करना है, पर हाँ जो जो टॉपिक है रिलेटेड टॉपिक हैं और जो डिलीट हो चुके हैं वो तो एटलीस्ट कर लें। जैसे गैसेस स्टेट हर जगह काम आता है, लाइक केमिकल इंजीनियरिंग में भी काम आता है, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में भी थोड़ा बहुत उसका रोल है, तो गैसेस स्टेट कर लें, ठीक है, और थोड़ी सी ब्लॉक केमिस्ट्री शुरू कर दें, सॉल्ट एनालिसिस थोड़ा सा शुरू कर दें, क्योंकि सॉल्ट एनालिसिस डी ब्लॉक एलिमेंट्स में डी ब्लॉक में काम आना है, तो ये सब चीज़ें जो रिलेटेबल है और जो डिलीटेड है वो थोड़ा सा शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उनको अल्टीमेटली तो एडवांस की तैयारी करनी ही है, तो इस तरह से उनको 95 से 98 वालों को स्ट्रैटेजी शुरू करनी है एडवांस की। दूसरी बात, पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस हैं, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन एज इट इज़ हैं, तो एडवांस के सिंगल करेक्ट PYQs वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो मल्टी करेक्ट मेंस में नहीं आता पर एडवांस में आता है, तो मल्टी करेक्ट जो कॉन्सेप्ट डेवलप करने वाले क्वेश्चन हैं वो भी शुरू कर सकते हैं,
न्यूमेरिकल वहाँ भी एज इट इज़ है, यहाँ भी एज इट इज़ है, तो वो उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थोड़ा सा मैट्रिक्स मैचिंग के लिए जो एक माइंडसेट चाहिए होता है, और जो क्या कहते हैं मोर देन वन करेक्ट या पैराग्राफ टाइप के लिए, ये थोड़ा सा अब वो टॉपिक टू टॉपिक डिपेंड करता है मेरे हिसाब से। जिन टॉपिक्स में वो अच्छे हैं तो वो इन सब चीज़ों को एक साथ लेके चल सकते हैं, ठीक है। और नया शुरू करने के लिए मेरे हिसाब से तो अभी थोड़ा सा वेट करें वो, और मेंस का सेकंड सेशन दें। सही बात है। तो वैसे ही हम कह सकते हैं कि हमें बेसिकली 95 से 98 वालों को मेन पे फोकस रखना है, बट साथ साथ में एडवांस को भी थोड़ा थोड़ा सा पकड़ के चल रहा है। शुरुआत करें, यही चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनके पास अच्छा पोटेंशियल रहता है कि हाँ वो जेई मेन के साथ साथ एडवांस में भी अच्छा कर सकते हैं, थोड़ा सा इम्प्रूव। क्योंकि देखो चीज़ें तो आप कोई पढ़ोगे तो ऐसा है कि जेई मेन में भी आपको इम्प्रूव तो होना ही है। अगर आप ठीक से पढ़ते हो तो एडवांस भी साथ करते हो तो उससे भी बेनिफिट ही होगा, क्योंकि मेन के भी कई सारे क्वेश्चंस आप देखो तो एडवांस लेवल के भी जाते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जेई मेन का मतलब इजी क्वेश्चन है, जेई एडवांस थोड़ा मिक्सअप ही है वैसे भी। तो आप जब प्रिपरेशन करते हो तो आपके जेई मेन की भी साथ साथ में थोड़ी प्रिपरेशन होती जाती है, तो बट फिर भी थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन पे भी वर्क करना चाहिए। अब हम तीसरी कैटेगरी की बात कर लेते हैं, 99 परसेंटाइल एंड अबव। उन वो प्योरली उनका एक सेटिस्फैक्टरी डिसेंट स्कोर है मेंस में, श्योरली उनको एक अच्छा कॉलेज मिल ही चुका है इनडायरेक्टली, तो अब उस पर फोकस थोड़ा सा कम करते हुए अब उन्हें एडवांस की तरफ बढ़ना चाहिए और फुली फ्लेजेडली एडवांस की तैयारी करनी चाहिए। पहले जो डिलीटेड मेंस के टॉपिक हैं उनको पूरा क्या कहते हैं कवर करना है, और जो हमारे अलग टाइप के क्वेश्चन हैं जो लाइक मल्टी करेक्ट हैं और पैराग्राफ टाइप है, उन पर पूरी तरह फोकस करना है और PYQ एडवांस शुरू करना है उनको, पूरे फुली फ्लेजेड तरीके से उनको एडवांस की तैयारी शुरू करनी है इन लोगों को। तो अब जैसे जो भी टॉपिक है, जैसे सॉल्ट एनालिसिस मैंने बताया वो बहुत प्रॉपरली करना है। ब्लॉक केमिस्ट्री पूरी छूटी हुई है, जो पूरा मगिंग पोर्शन है वो एक बार कर ले, और उसका रिवीजन एग्जाम से 3-4 दिन पहले जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा मेमोरी बेस्ड चीज़ें हैं, वो लास्ट में एक बार आपको रिवाइज करनी पड़ेगी, पर वो तभी याद रहेगी जब आपने एक बार पहले कर रखा होगा। तो इसलिए अब उन सब चीज़ों पे ध्यान लगाना शुरू करें, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी होगी एडवांस के लिए, और एडवांस के अच्छे क्वेश्चंस PYQ भी, और क्या कहते हैं, और किसी भी सोर्स से जो हमें अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं एडवांस के लिए पूरी तरह तैयारी करें। अदर देन दैट सारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना रेगुलर इंटरवल्स पे बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आपको एडवांस की जो 99+ वाली जो कैटेगरी है उनकी अगर आप बात करो तो दो स्टूडेंट्स उनको क्या करना चाहिए यहाँ पे कि भाई एडवांस को लेके कुछ मॉक टेस्ट उनके पास होनी चाहिए। और अभी जैसे एडवांस थोड़ा दूर है तो आप बाकी कुछ कंसेप्ट पे भी वर्क कर रहे हो, कुछ क्वेश्चंस पे भी वर्क कर रहे हो चैप्टर वाइज, तो वीक में एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। पेपर 1 पेपर 2 एक दिन बैठ के पूरा पेपर अटेम्प्ट किया, उसको एनालाइज किया, और अगले वीक में उसको ध्यान में रखते हुए कि इसमें कहाँ गलती है या किस चैप्टर्स में क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे, उस तरह से वो प्रिपरेशन को थोड़ा सा अलाइन कर सकते हैं। फिर जो कैटेगरी 2 वाले हैं 95 to 98 वाले, उनको एक पेपर जैसे एक ही दिन उठाया, बट एक पेपर पहले जेई मेन पैटर्न पे कर दिया और फिर सेकंड पेपर 2 में जेई एडवांस पैटर्न पे कर दिया। वो भी 3-3 घंटे करके ऐसे 6 घंटे पेपर करे, बट एक जेई मेन पैटर्न पे, एक जेई एडवांस पैटर्न पे, और फिर दोनों का एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंग अपने अगले वीक को अलाइन कर सकते हैं। और फिर जो 90 to 95 वाले हैं जो कि अभी जेई मेन पे फोकस कर रहे हैं मेनली, तो उनको रहेगा कि हाँ वो वीक में एक जेई मेन का पैटर्न पे पेपर करें। अगर उनको टाइम रहता है या उनको कंफर्टेबल लगता है तो वो 2 पेपर भी कर सकते हैं जेई मेन के, बट अलग अलग दिन करें, क्योंकि जेई मेन का तो एक दिन में एक ही पेपर होता है, व्हाटएवर। तो बेसिकली मॉक टेस्ट देने से एक बहुत ही बेनिफिट होता है स्टूडेंट्स को कि उनको एक प्रॉपर आइडिया मिलता है। बिकॉज होता क्या है ना कि जब आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन करते हो तो आपका दिमाग उसी चैप्टर में लगे रहता है और आप उसके अकॉर्डिंग सोचते हो, तो एक अलग फ्लो बनता है। बट जब आप अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चन एक के बाद एक करते हो तो बार बार फ्लो टूटता है। और उस टूटते हुए फ्लो को कंट्रोल करना और अपना, जैसे एक इस चैप्टर का क्वेश्चन किया, फिर अगला फिर किसी और चैप्टर से है, जैसे मैथ में बात करो तो एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री आ गया, अगला कैलकुलस आ गया, फिर अलजेब्रा आ गया, तो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, किसी में कोई भी कंसेप्ट यूज हो सकता है। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि किस तरह से हमारे पास मॉक टेस्ट पेपर आ रहा है, तो वैसे ही आपको करना चाहिए। क्योंकि एक बात एक अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन जब आते हैं देन इट एक्चुअली प्रिपेयर्स यू टू थिंक अबाउट कि एग्जाम आपको कैसे देना है। तो इससे आपके एग्जाम की और प्रैक्टिस होती है, टेम्परामेंट मेंटेन रहता है, तो इससे आपको एग्जाम वाला जो माहौल है, नर्वसनेस वाली जो बात हमने स्टार्टिंग में की थी, उसको कंट्रोल करने में, उसकी हमें अपने आप को उसके लिए स्ट्रांग बनाने में हेल्प मिलती है।
और दूसरी बात एक चीज़ और भी हम थोड़ा कंक्लूड कर देते हैं सारे पॉइंट्स को कि अब देखो एक थोड़ा सा ये भी आ सकता है कि हम 90 से नीचे वाले बच्चों की बातें नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल ही बात कर रहे हैं। जो स्ट्रैटेजी 90 to 95 के लिए एप्लीकेबल है वो ओवरऑल सब बच्चों के लिए नीचे एप्लीकेबल है। अब दिक्कत ये होगी कि जो 90 से नीचे बच्चे हैं वो एक डिमोटिवेशन फील कर रहे होंगे और वो अब इस ब्रेक को वैकेशन मान लेंगे, अब बिल्कुल भी स्टडी मोड में नहीं रहेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोग कहीं से भी कैसे भी शुरुआत कर सकते हैं और किसी भी तरह से आप 95-97 तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको PYQs करना है। मैंने ये स्ट्रैटेजी बताई है कि 2 या 3 ईयर्स के जो पेपर हैं वो सभी सॉल्व कर सकते हैं, जो नीचे वाले बच्चे भी हैं और जो हमारी 90-95 वाले बच्चे भी हैं, सभी कुछ ईयर्स के पेपर्स को पकड़ कर उनको सॉल्व करके पूरा कंसोलिडेटेड वे में थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए ड्रॉप भी करते हैं, ठीक है, अगर आपने बिल्कुल साइकोलॉजी बना रखी है कि हम ड्रॉप करेंगे तो ये प्रिपरेशन आपको उस ईयर में भी काम आने वाली है। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि अगर 90 से नीचे आपके परसेंटाइल है तो आपको कोशिश करनी है अंडरस्टैंड कि आप कहाँ पे मिस किए हो, है ना। बट आई सजेस्ट कि आप पर्सनली अपना जो भी टीचर है उनसे डिस्कस करो, ठीक है, कि आप ये चीज़ें करना चाहते थे, आप ये चीज़ें गलत की हो या फिर आप ये चीज़ नहीं कर पाए इस चैप्टर इस सब्जेक्ट के अंदर, आप इतना करना चाहते थे या इतनी पढ़ाई की थी बट आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं कर पाए, वॉट एवर द सिनेरियो इज। बिकॉज जब आपके पास आपको लगता है कि हाँ आप अच्छा कर सकते हो बट आप कर नहीं पाए हैं तो उसमें आपको फिर पर्सनल सजेशन की थोड़ी सी ज़रूरत होती है, पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए मैं सजेस्ट कि आप जो भी आपके टीचर हैं जिनसे भी आप पढ़े हो जो भी है उनसे आप गाइडेंस ले सकते हो। और यू कैन ऑल्सो कमेंट इन द बिलो दिस वीडियो अपनी ईमेल आईडी या जो भी आपको लगता है वो कमेंट कर दो तो हम वहाँ पे आपको रिवर्ट बैक कर देंगे और हम आपको गाइड कर सकते हैं जैसा भी आपको ठीक लगे। बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट, होप कि आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में जा पाए एंड बेस्ट विशेस फॉर अस। बाय बाय।